पहले डाउट बताओ आप लोगों को, कुछ नया टॉपिक चल तो उससे पहले हाइपरबोला में डाउट 12 13 में क्या दिया हमें, y² बाई 1 प्लस आर माइनस x² बाई 1 माइनस आर इक्वल टू 1। ठीक है, ये किसका कर्व है, कौन से लोग करते हैं, कंजुगेट हाइपरबोला है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² बाई 1 माइनस आर, y² बाई 1 प्लस आर इज इक्वल टू माइनस, ये जो वैल्यू है तो किसकी वैल्यू होती है, x² कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो हमें ये पता है ना कि 1 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, सही है। और उस टाइम पर सेम टाइम पर 1 प्लस आर को भी ग्रेटर देन, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर तो नेगेटिव होना नहीं है, राइट। तो हमें ये पता है कि भाई इस कंडीशन की सबसे आर को 1 से छोटा होना और इसकी कंडीशन की सबसे आर को -1 से बड़ा होना है, तो आर की रेंज क्या मिली पहले तो -1 से बड़ा, ओके। अगर ये ट्रांसफर सॉरी कंजुगेट हाइपरबोला है तो बी, ए और ई के बीच का रिलेशन क्या होता है, स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इनटू स्क्वायर माइनस 1। अगर ये इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो आर आर कट होगा, क्या बचेगा 2 बाई 1 प्लस आर इक्वल टू स्क्वायर, तो ई कितना हो जाएगा रूट ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस आर। ठीक है, राइट। अब ऑप्शन देखते जाते हैं। ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन है कि हाइपरबोला को इसेंट्रिसिटी 2 बाई रूट ऑफ आर प्लस 1 वेयर आर इज बिटवीन 0 to 1, वो गलत है। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आर कितना है, √2 बाई 1 प्लस आर, वैसे √2 बाई 1 प्लस आर वाला ऑप्शन ही नहीं है हाइपरबोला को लेके, है ना। हाइपरबोला के दो ही ऑप्शन है, कौन कौन सा, ए और सी, और ए और सी दोनों में जो इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है वो, चलो आर की वैल्यू तो मेन थोड़ी है, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है 0 से 1 इसी का पार्ट है तो चलेगा, बट इसेंट्रिसिटी में √2 आना चाहिए, तो वो दिया नहीं है, तो मतलब ए और सी हाइपरबोला नहीं है, तो बी और डी में जाना पड़ेगा। बी और डी की सबसे इक्वेशन को क्या बनाना पड़ेगा, एलिप्स, अगर एलिप्स बनाना होगा तो फिर माइनस में क्या चाहिए प्लस, अगर प्लस में यहाँ से क्या करोगे माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² बाई r माइनस 1 प्लस y² बाई r प्लस 1 इक्वल टू 1, अब ये एलिप्स बन गया। अब अगर ये एलिप्स है तो r माइनस 1 और r प्लस 1 दोनों को होना पड़ेगा तो ग्रेटर देन 0, और अगर r माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड r प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो r इज ग्रेटर देन 1 एंड r इज ग्रेटर देन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एंड मींस व्हाट, इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है, ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा होगा -1 से तो बड़ा होगा ही, तो पहले पता चला r ग्रेटर देन 1। अब ये कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, बी बड़ा है, r प्लस 1 डेफिनेटली r माइनस 1 से बड़ा होगा। अगर ये वर्टिकल एलिप्स है तो रिलेशन x² इक्वल टू इसको डिवाइड में ले लेता हूँ, इक्वल टू तो स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस r माइनस 1 बाई r प्लस 1। अब आप एलसीएम लोगे r प्लस 1 माइनस r प्लस 1 तो 2 अपॉन r प्लस 1, तो e इक्वल टू रूट ऑफ 2 अपॉन r प्लस 1, तो इसेंट्रिसिटी रूट ऑफ 2 बाई r प्लस 1 एंड r ग्रेटर देन, तो d इज द करेक्ट आंसर। ये 30 इसमें हो गए सारे 32 तक। ठीक है, 52 में क्या दिया, लेट द इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल
सर्कल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2fy प्लस 1 इक्वल टू 0, बी 2px माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और जब इस सर्कल के दो डायमीटर दिए हुए कौन कौन से, 2px माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस py इक्वल टू 4p, और देन द स्लोप एम यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाइपरबोला में बाद में आते हैं, पहले दो डायमीटर दिया हुआ है तो क्यों दिया हुआ दो डायमीटर, तो क्या मिलेगा मुझे, सेंटर, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, क्या होने वाला है, सेंटर। वैसे इसका सेंटर, अगर ये सर्कल है तो इसका सेंटर मुझे पहले से पता है, क्या होगा 1, माइनस f, 1, माइनस f। ठीक है, अब अगर इसको अगर हम सोल्व करें, इसको अगर सोल्व करते तो इसको p से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, p से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो माइनस पी वाई प्लस पी वाई कैंसल, यहाँ पर क्या होगा 2p स्क्वायर एक्स और प्लस 2x, तो क्या कॉमन 2x, तो क्या बचेगा c स्क्वायर प्लस 1, सही है ना, ये कट हो गया, सामने क्या बचेगा p प्लस 4p 5p, तो x कितना है 5p बाई, तो i तो b स्क्वायर प्लस 1, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट बनेगा, क्यों, बिकॉज दोनों डायमीटर को सोल्व कर दो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंटर ही तो होगा, ये सेंटर का x कोऑर्डिनेट है, बट सेंटर का x कोऑर्डिनेट तो मुझे पहले से पता है कि 1 होना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 5p इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2, तो 2p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लेते हैं, 2p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या कॉमन निकलेगा 2p माइनस 1 होगा एक फैक्टर, और एक फैक्टर p माइनस 2 होगा, तो p की वैल्यू 1/2 और 2, p की दो पॉसिबल वैल्यू है, कौन कौन सी है, 1/2 और एक आया 2। आगे देखते हैं दोनों में से लेना तो कौन सा है, वो दिया हुआ है क्या, अभी तो उससे कुछ नहीं पता चल रहा है, आगे देखते हैं। Then the slope m belongs to 0 to infinite of the tangent to the hyperbola, hyperbola कौन सा दिया है, तो 3x square minus y square equal to 3, 3 को डिवाइड कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, x square by 1 minus y square by 3 equal to 1, करेक्ट। ये कौन सा हाइपरबोला है, ट्रांसवर्स हाइपरबोला का टेंजेंट का स्लोप फॉर्म, y equal to mn plus minus root of s square m square minus d square, करेक्ट। और बोला जाता है कि ये जो टेंजेंट है ना वो सेंटर से पास हो रहा है, किसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, तो सर्कल का सेंटर के लिए 1, माइनस f की वैल्यू पता करनी पड़ेगी ना, f की वैल्यू पता करने के लिए ये सेंटर का कौन सा कोऑर्डिनेट है अभी तक x, अब x की f के कोऑर्डिनेट को किस में रख के y भी पता कर लेते हैं, y क्या होगा आपका 2px माइनस 1, है ना, माइनस y उस तरफ गया तो 2px माइनस 1, और x क्या आया हमारे पास 5p अपॉन y, तो p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये 2 और 2 कैंसिल जाएगा, ऊपर 5p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, तो y क्या आ रहा है 4p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ये y आया। अब यहाँ पर t की ऑलरेडी वैल्यू मुझे मिल चुकी है, क्या क्या वैल्यू है t की 1/2 और 2, t को अगर हम 1/2 रखते, t को अगर 1/2 रखते यहाँ पर, तो आंसर 1/2 रखते ही 4 और 4 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, तो आप लोगों को y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0, y 0 आ गया, और y मतलब कौन है हमारा माइनस है, क्योंकि सेंटर तो माइनस है, ठीक है, f की वैल्यू पता कर लेते हैं। फिर t को अगर 2 रखा तो y कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 15, 15/5, तो कितना हो जाएगा 3। तो मेरे पास दो पॉसिबल सेंटर आ रहे हैं, कौन कौन से 1, 0 और 1, 3,
देखो क्योंकि दो पॉसिबिलिटी आ रही है और क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कौन सा नहीं लेना है, तो फिर दोनों प्रूव करके देखो। अच्छा यहाँ कुछ बनाया सेंटर में किया आप लोगों को। अब ये 1,0 इसको सेटिस्फाई करना है कि टेंजेंट वहां से पास होना है। y को 0 रखा, x को 1 रखा, शिफ्ट किया तो माइनस m होगा। रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया तो माइनस m का स्क्वायर, m स्क्वायर हुआ और सामने m स्क्वायर माइनस 3 आया, m स्क्वायर कट हो गया, 0 इक्वल टू -3। तो इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं होता होगा, ये पॉसिबल होगा अगर इसको रखा जाए तो y इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, तो 3 माइनस m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3, 9 माइनस 6m प्लस m स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3, और ये कैंसिल होगा, 6m इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो m इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आपको पूछा था इस लोग कितना होगा, तो 2 आंसर। नेक्स्ट के बाद उसके बाद कोई कांड किया पैसे बात हो गए। बाकी किसी का कोई डाउट जल्दी से। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक चैप्टर जो बाकी हमारे चैप्टर जो है वेक्टर थ्योरी, वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट का एक चैप्टर बाकी है पूरे कोऑर्डिनेट में, वेक्टर थ्योरी जो 12th में आएगा। पूरे अलजेब्रा का एक चैप्टर बाकी है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वो 12th में आएगा। पूरे ट्रिगो का एक चैप्टर बाकी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो 12th में आएगा। तो हमारे 3 सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, राइट। अब जो हमारा मेन जो 4th सेक्शन होता है, जो जिससे पूरा 12th भरा पड़ा है, उसका एक बेसिक चैप्टर या बेसिक कंसेप्ट आप बोल सकते हो। तो मुझे प्रोबेबिलिटी चालू करना था, बट एग्जाम में पहले लिमिट डेरिवेटिव करवा लेता हूँ, फिर प्रोबेबिलिटी करवा लेता हूँ। तो ये जो लिमिट है, ये आपका कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर तो नहीं बोल सकते, बट सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर तो पूरे मेन का एक ही होता है, वो होता है फंक्शन। क्योंकि फंक्शन आता है तो मुझे मैथ आता है। तो जब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि किस चीज कौन से मशीन में क्या इनपुट डाल सकता हूँ और वो डालने पर क्या आउटपुट बाहर आएगा, इनपुट मीन डोमेन, आउटपुट मीन रेंज। जब तक मुझे फंक्शन नहीं समझ आता तो मुझे मैथ नहीं समझ में आता बेसिकली। तो फंक्शन तो सबसे पहला चैप्टर होता है हमेशा, तो वो कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमेशा पढ़ता है लिमिट। पहले लिमिट को समझते, लिमिट क्या नाम है पता है, लिमिट, राइट। आप लोगों की टेक्स्ट बुक में जो 10 पेज में इसको पूरी थियरी समझाएगा, पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं है। तो मैं आपको 10 पेज को 10 मिनट में समझाऊंगा तो क्या दिया उस लिमिट में। लिमिट का नाम ही मतलब करता है कि भाई किसी चीज का तो लिमिटेशन की लोग बात कर रहे हैं कि भाई कुछ ऐसी चीज है कि जहां पर आप नहीं पहुंच सकते, वहां पर आपकी लिमिटेशन आ जाती है कि यहाँ तक मैं जा सकता, इसके ऊपर नहीं जा सकता। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक फंक्शन है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। इस फंक्शन का डोमेन क्या है? तो पूछेगा इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आप इसके अंदर पुट करोगे तो वो आपको आंसर देगा, फिर आंसर कोई भी देगा। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए एक्सेप्ट करेगा आपसे, क्या नहीं करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा? और रियल नंबर। जैसे ही 1 रखने जाओगे तो वो आपका सिस्टम एरर बता देगा, है ना। 1 नहीं लेगा वहां से, क्यों नहीं लेगा? क्योंकि 1 जैसे डिनोमिनेटर 0 लेगा तब क्या बोलते हैं, इसका डोमेन क्या होगा? ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1। मतलब आपका डोमेन में ये बोल सकता हूँ कि भाई 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस फंक्शन के बाद लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? ये कुछ भी ले सकता है। 1 के आजू बाजू में सारी वैल्यू लेगा, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू भी लेगा, 1 से बड़ी वैल्यू भी लेगा, बट जैसे 1 डालोगे तो नहीं लेगा। तो उसकी लिमिटेशन है कि भाई 1 नहीं लेगा, बाकी आप कुछ भी डाल सकते हो, राइट। उसके सामने अगर और कोई फंक्शन आता है, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर आपके पास आ जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 8, इसका डोमेन क्या होगा? और रियल नंबर। और ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 के दो फैक्टर कौन है? एक्स माइनस 2n, एक्स प्लस 2 नीचे एक्स क्यूब माइनस 8 के फैक्टर क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकता हूँ। 8 मतलब क्या हो गया? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला 8 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। तो एक्स माइनस एक्स माइनस तो कट हो जाएगा, सही है। तो फिर अब डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? ये तो कट हो गया। जो आप बोल रहे थे कि नहीं डाल सकते, तो कट हो रहा है। अब बच्चा के डिनोमिनेटर में ये, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी 0 नहीं देने वाला है। क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो नेगेटिव आ रहा है। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है इसका कि मेरे रियल रूट नहीं है, रियल रूट नहीं है तो कभी भी 0 होगा ही नहीं। तो फॉर इसका डोमेन क्या होगा? ऑल द रियल वैल्यूज। पर ऐसा बोलेंगे नहीं, आपने जो पहले बोला वही बोलेंगे, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2। इसका मतलब है कि जब आप डोमेन फाइंड करते हो तो डोमेन सिंपलेस्ट टर्म का नहीं होता। डोमेन जो सामने दिखता है उसका होता है, उसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। रेंज सिंप्लीफाइड फंक्शन का होता है, डोमेन जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसका होता है। भाई मशीन ये है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर यही मशीन है तो आप क्या नहीं डाल सकते हो, या क्या डाल सकते हो? क्या डाल सकते हो ढूंढना मुश्किल है, पर क्या नहीं डाल सकते हो ढूंढना इजी है। तो इसमें क्या नहीं डाल सकता हूं? तो ये हमेशा हम ध्यान में रखेंगे, जब भी डोमेन फाइंड करना होगा, किसी भी फंक्शन का इनपुट फाइंड करना होगा तो आप वही फाइंड करोगे जो दिया हुआ है। कोई मुझे पूछे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स और पूछे कि इसका डोमेन क्या होगा, तो क्या लिखोगे? ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। भले एक्स और एक्स कट ही हो रहा है तो भी नहीं कट कर सकता आप लोग। जो दिया है उसमें क्या पुट कर सकते, क्या नहीं कर सकते, वो आपका डोमेन होता है, ठीक है। अब ये जो डोमेन हो गया जिसको हम इनपुट बोलते हैं, तो वो मेरी लिमिटेशन है कि भाई मैं इसमें 0 नहीं डाल सकता। 0 डालने जाऊंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसमें 2 नहीं डाल सकते, एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसमें 1 नहीं डाल, उसकी लिमिटेशन है। तो इसको लिखा जाता है कैलकुलस की लैंग्वेज में लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1। इसको रीड क्या करते हैं? लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 1 एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 1 एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। इसको लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि भाई ये एक फंक्शन है, ये एक मशीन है जिसकी एक लिमिटेशन है, उसके अंदर आप चाह के भी 2 नहीं पुट कर पाओगे। तब क्योंकि 2 पुट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो फिर अब माइंड में ये आता है तो फिर इसको फंक्शन ऑलरेडी पढ़ी चुके हम लोग, फंक्शन चैप्टर बना चुके, तो फिर लिमिट चैप्टर बनाने का सेंस क्या है? लिमिट चैप्टर बनाने का सेंस ये है कि ये कैलकुलस का पार्ट है, और जितना आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो कैलकुलस पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैकेनिक्स में, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाई
जब चेंजेस की बात करते हैं तो छोटे छोटे चेंजेस पे बात होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई आज मेरे पास कोई x की वैल्यू 1 है और वो 1 में से अगर मैं 5 पे ले जाता तो 1 से कूद के 5 पे चला जाता, 1 से पहले 1.0 बन जाएगा, 1.01 से 1.02। देखो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, कभी भी बड़ा चेंजेस एक साथ पॉसिबल नहीं होता है ना। कोई भी मैटर हो तो आप छोटे चेंजेस करके बड़े चेंजेस में पहुंचोगे। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम फंक्शन की बात करते हैं बोलते हैं डोमेन इज ऑल द रियल एक्सेप्ट वन मतलब फिर कुछ भी डाल सकता, 5, 10, 50, 100, 2000 कुछ भी। बट जब हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बोलते हैं तो ये तो इतना कंसेप्ट तो सेम है कि भाई 1 नहीं डाल सकते, तो यहाँ पर भी 1 नहीं डाल सकते, बट फिर 1 नहीं डाल सकते इसलिए चाहिए नहीं कि फिर कुछ भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि x इज अप्रोचिंग टू 1, इसका मतलब कि 1 के आजू बाजू की वैल्यू हो सकती है बट क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकती। इसके अंदर आप x की जगह 1.1 पुट कर सकते हो, x की जगह पर आप 1.01 पुट कर सकते हो, x की जगह पर आप 0.99 पुट कर सकते हो, x की जगह पर आप 0.999999 पुट कर सकते हो। क्या नहीं पुट कर सकते हो, 1 नहीं पुट कर सकते। तो ये सिर्फ आपकी नेबरहुड वैल्यूज पे बात होती है और फंक्शन से किसी भी वैल्यूज पे बात होती है एक्सेप्ट 1। बस इतना ही फर्क होता है फंक्शन और लिमिट में। फंक्शन में जब हम डोमेन बोलते हैं तो फिर 1 को छोड़ के मैं कुछ भी पुट कर पाता हूँ, बट जब यहाँ पर हम बोलते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 या x इज अप्रोचिंग टू 1, जिसका मतलब कि 1 को अप्रोच कर रहा मतलब ले क्या सकते हो आप लोग उसके 1 की आसपास की वैल्यू ले पाओगे, बट क्या नहीं ले पाओगे, 1 नहीं ले पाओगे। ठीक है, बस इतना डिफरेंस होता है। अब ये जो नीचे वाला एक स्टेटमेंट लिखा मैंने, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2x² - 4 अपॉन x³ - 8। अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं जैसे किया हमने, यहाँ पर दो फैक्टर क्या आए थे, x - 2n x + 2, x³ - 8 के दो फैक्टर क्या आए थे, x - 2 into x² + 2x + 4, x - 2 कैंसिल हो गया। अभी तक मैं लिमिट नहीं डाल पा रहा था, क्यों नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर, और अब तो मैं x को 2 रखूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा। तो अब अगर मैंने x को 2 रखा तो मेरा ऊपर का आंसर क्या होगा, 4, और नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 into 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 4/12, 4/12 कितना होगा, 1/3। अब इस फंक्शन का आंसर कितना है, इसको तो सोल्व किया तो आंसर कितना है, पर ये हमारे स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ये 1/3 आंसर कब आया, जब x को हमने क्या पुट किया 2, बट ऊपर क्वेश्चन के साथ x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, बट पुट किया क्या हमने, यहाँ के हिसाब से x की वैल्यू क्या नहीं पॉसिबल है, 2 नहीं पॉसिबल है, 2 के आसपास की सारी वैल्यू पॉसिबल है, 2.1 हो सकता है, 2.01 हो सकता है, 1.99 हो सकता है, 1.98 हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। बट लास्ट में पुट क्या कर 2, और 2 पुट किया तो हमारा आंसर कितना है, 1/3। तो इसका क्या मतलब निकालो कि इसका आंसर 1/3 तब आ रहा है जब आप x की जगह पर 2 रख रहे हो, बट मुझे पता है कि x तो 2 हो ही नहीं सकता। अगर x 2 नहीं हो सकता इसलिए ये फंक्शन का आंसर कभी भी 1/3 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर 1/3 आएगा कब, जब x = 2 रखा जाएगा, राइट। बट जब x 2 नहीं है, अगर x is not equal to 2, therefore x² - 4 upon x³ - 8 is not equal to 1/3. It means if x is approaching to 2, then only x² - 4 by x³ - 8 is approaching to 1/3. Approaching to 1/3, but it's never equal to 1/3. तो ये अकेला लोटा ऐसा चैप्टर है पूरे मैथमेटिक्स में, जिस चैप्टर के अंदर हम ये पता करते हैं कि उसका आंसर क्या नहीं हो सकता। बाकी सारे दुनिया के चैप्टर में हम क्या करते हैं, क्या हो सकता है वहां पहुंचने की ट्राई करते हैं, इसमें हम कहां पहुंचने की ट्राई करते हैं, भाई इसकी क्या लिमिटेशन है, ये भी तो जानना जरूरी है कि इस आदमी की लिमिटेशन क्या है, ये भी तो पता करना चाहिए हमें, क्या पॉसिबल हो, क्या कर सकता है, वो तो ठीक है, बट क्या नहीं कर सकता वो भी तो जानना जरूरी था। इसीलिए ये चैप्टर बनाया इसलिए गया है कि कोई भी फंक्शन का आंसर क्या नहीं हो सकता, उसको अप्रोच तो करेगा, उसके पास जरूर जाएगा कि मैं वहां पहुंचूं, बट वहां पहुंच नहीं पाता। लाइक एसिम्पटोट, एसिम्पटोट क्या होता है, वहां जाने की तो ट्राई करता है पर पहुंच नहीं पाता। तो सेम लिमिट भी वही करता है, आपको ये बताएगा कि फंक्शंस की लिमिटेशन क्या है, ये इसकी लिमिटेशन है कि 1/3 पे नहीं पहुंच पाएगा, करेक्ट। तो बोला आपके पास ये सर्कल है, मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है,
अगर मैं दोनों सर्कल और ट्राइंगल के एरिया को अगर कंपेयर करूं तो कौन सा बड़ा होगा? सर्कल का एरिया बड़ा होगा कि ट्राइंगल का एरिया बड़ा होगा? सीधी बात है, सर्कल का एरिया ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, है ना, उसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। सपोज मान लेते कि सर्कल का एरिया 5 पर यूनिट है और ट्राइंगल का एरिया सपोज 3.5 है। अब मैं ट्राइंगल में से एक क्वाड्रिलेटरल में जाता हूँ, मैंने साइड इंक्रीज कर लिया। अब किसका एरिया बड़ा होगा? सर्कल का। अब किसका एरिया बड़ा होगा? सर्कल का। किससे? क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल का एरिया बड़ा होगा कि ट्राइंगल का एरिया बड़ा होगा? तो हो सकता है कि इसका जब 3.5 था देश को 3.8 पे पहुंच गया। अब मैं और एक साइड बढ़ा करके क्वाड्रिलेटरल में से मैं पेंटागन में पहुंच जाता हूँ। अब किसका एरिया बड़ा होगा? अभी भी सर्कल। पेंटागन में से अच्छा, जब पेंटागन में पहुंचोगे तो क्वाड्रिलेटरल से तो बड़ा एरिया होगा। तो ये 3.8 था तो ये हो गया 3.9 सपोज। पेंटागन में से हेक्सागन पे जाऊंगा तो कौन बड़ा होगा? सर्कल। हेक्सागन में से मैं डेकागन में पहुंच गया, 10 साइड वाले ले लिए, तो अब कौन बड़ा होगा? सर्कल। मैंने 100 साइडेड पॉलीगोन बनाया तो भी सर्कल होगा। पर जैसे जैसे आप साइड बढ़ाते जाओगे आपका पॉलीगोन का एरिया किसको अप्रोच करेगा? पर ऐसा कभी हो सकता है कि एरिया ऑफ पॉलीगोन एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाए? हो सकता है जब नंबर ऑफ साइड इनफाइनाइट पे पहुंच जाए। बट ऐसा कभी होता है नंबर ऑफ साइड इनफाइनाइट पे चला जाए। तो इसको लिखा जाता है लिमिट की लैंग्वेज में से, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जब n मतलब नंबर ऑफ साइड जब इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल होगा। जब वो पता है कि n कभी इनफाइनाइट को अप्रोच कर सकता है इक्वल टू तो नहीं हो सकता। तो इनको लिखा कैसे जाएगा मैथमेटिकल लैंग्वेज में? लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर? तो क्या करने वाले इसको, ये 10 पेज में समझाया हुआ आप लोगों को थियरी कि x टेंडिंग टू a होता है तो वो a प्लस में वो बोलते हैं a प्लस डेल्टा आपने ऐड किया या a माइनस डेल्टा, फिर वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं तो वैसे समझ नहीं आता। तो मैंने 10 पेज को आपको इस तरह समझा दिया वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में करने क्या वाले आपने ये पता करने वाले हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, किसको अप्रोच करेगा बट वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। राइट, अब दो चैप्टर हमारे बाकी, जैसे कल मैंने 3D पढ़ाया हम लोगों को, आज मैं जैसे लिमिट डेरिवेटिव आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसके बाद जैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। ये चारों के चारों चैप्टर हम लोग वापस, मैं अभी सिर्फ उतना ही आपको बताऊंगा जितना आप लोग को 11th में काम है, मतलब टेक्स्ट बुक में काम। ये सारे के सारे चैप्टर्स वापस डिटेलिंग में 12th में आने वाला है। प्रोबेबिलिटी तो चलो पीएचडी का पार्ट है तो बोल नहीं सकते, बट लिमिट डेरिवेटिव वापस 12th में आएगा तो कैलकुलस का सेक्शन है। तो अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बता दूंगा कि आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर का ही बता दूंगा कि कल उसके स्कूल के एग्जाम में थोड़ा इधर उधर का भी पूछे, हार्ड पूछे तो आप कर पाओ। ठीक है, भाई कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट ये पता चल गया करने क्या वाले हैं, क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू क्या हम लिखेंगे ऐसे ही। बस यहाँ पर 1/3 अगर ये क्वेश्चन आ गया मेरे सामने तो मैं 1/3 छोड़ के आ जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं फिर वहां लिखूंगा कि फंक्शन का आंसर 1/3 नहीं हो सके, लिखना नहीं, ये आपकी समझने के लिए कि आपने ढूंढा क्या है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, तो भाई फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था उसी का एक पार्ट था। ऐसे क्वेश्चन की फैक्टराइज करोगे, राइट, आप तब तक लिमिट नहीं पुट कर सकते हो जब तक आपका डिनोमिनेटर 0 आता है। आप लिमिट पुट कब करोगे? लास्ट में, जब लिमिट पुट करो और आपका डिनोमिनेटर 0 ना आए, फिर तो पुट कर पाओगे, राइट। तो तब तक मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफिकेशन में आपके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। देखो, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाए अलजेब्रा में जिसको फैक्टर्स निकलते हो, फैक्टराइजेशन कर लिया, काम हो गया मेरा। सेकंड टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि जिसमें आपको रेशनलाइजेशन करने की जरूरत पड़े, जिसमें आप लोगों को रेशनलाइजेशन की जरूरत पड़े। रेशनलाइजेशन करने के लिए जैसे कि आप लोगों को रेशनलाइज करना तो आता ही है सब लोगों को, राइट। लाइक अगर मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है
तो कोई आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है, अच्छा एक और चीज, लिमिट का जब भी कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो वो हमेशा आप लोगों को एक इनडिटरमिनेट फॉर्म देता होगा, क्योंकि लिमिट की जरूरत ही कब पड़ती है कि जब आप लोगों को ऐसी कोई वैल्यू थी जिसको रखने पर आप लोगों का फंक्शन कैसा हो जाता हो, अनडिफाइंड हो जाता हो, राइट। अनडिफाइंड मतलब जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते ऐसे पार्ट, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे फॉर्म को क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। लिमिट का हर क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सारे के सारे कौन से फॉर्म में होने वाला है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। नाम में क्या, इनडिटरमाइन, एक होता है डिटरमाइन, डिटरमाइन करना मतलब जिसको मैं ढूंढ पा रहा हूँ, एक होता है जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ढूंढ नहीं पाओगे, तो उसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो जो स्टैंडर्ड दो इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं वो होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा, बट अभी जो दो स्टैंडर्ड है वो पहले बता रहा हूँ, 0/0 का फॉर्म और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म। अब हर बच्चों के लिए 0/0 होगा तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, नीचे 0 आ गया तो क्या हो गया, वो अनडिफाइंड हो गया, फिर कट हो जाएगा, राइट। ये सब प्रूव करके तो एक क्वेश्चन हमने किया था, इसमें आप x को 2 रखो, ऊपर 2 का स्क्वायर 4 - 4, नीचे 2 रखो, 2 का क्यूब 8 - 8, कौन सा फॉर्म हुआ, 0/0, राइट। तो हर लिमिट का क्वेश्चन फाइनली 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में आता होगा, राइट। जैसे ये 0/0 का फॉर्म है, यहाँ पर और एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें आप x को 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4, 0, यहाँ पर x को 2 रखो, 3 × 2 = 6, 6 - 2 4, यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 + 2 4, √4 - √4, 0, कौन सा फॉर्म हुआ, 0/0, राइट। और इस फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलेंगे, इनडिटरमिनेट। अब मैं तब तक लिमिट नहीं रख सकता, अब मुझे क्वेश्चन दिया इसका कि वो ये चाहता है आपसे कि आप बताओ कि भाई इस फंक्शन का आंसर क्या नहीं हो सकता, कहाँ पहुंचने की ट्राई करेगा बट वहां पहुंच नहीं पाएगा, वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए आपको लास्ट में x को 2 रखना है, और अभी तक x को 2 रख नहीं पाओगे, नीचे 0 आ जाएगा, तो क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे रूट है तो रेशनलाइज, नीचे रूट है तो रेशनलाइज करोगे, तो ऊपर तो ये दो फैक्टर कौन से x - 2 है, आपको लास्ट में किसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, इसको कैंसिल करवाना पड़ता होगा, और रेशनलाइज के लिए किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई, कंजुगेट पार्ट से √3x - 2 + √x + 2 डिवाइडेड बाय, नीचे जब रेशनलाइज किया होगा तो a - b, और तो क्या बना होगा, h² माइनस इसमें ये सुन रहे हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x - 2 into x + 2, जिसको आप अभी कुछ नहीं कर सकते हो ना, √3x - 2 + √x + 2 को आप कुछ कर सकते हो, बट नीचे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x - x, 3x - x, सॉरी 2x, और -2 और ये -2, -4 क्या कॉमन, 2 क्या अंदर होगा, आपकी टेंशन कौन सी, कट गया, तब मैं लिमिट रख सकता हूँ, तब मैं जब लिमिट रखूंगा तो x यहाँ पर 2 पर 2 + 2 4, यहाँ पर 2 रखा तो 3 × 2 = 6, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, ये 2 बचा था तो क्या हो गया, ऊपर 2 + 2 4, 4 × 4 = 16, 16/2, ये 8 क्या मिला, बेस फंक्शन का आंसर नहीं हो सकता, राइट। तो वहां पहुंचने की तो ट्राई करेगा बट वहां पहुंच नहीं पाएगा। अगर इसको ग्राफिकली अगर मैं समझाऊं तो ऐसा कुछ मान लो कि भाई कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 x² - 9 / x - 3, इसमें अब x को 3 नहीं रख सकते, कौन सा फॉर्म है अभी भी,
0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, राइट। क्या करोगे इसको फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करोगे तो x² - 9 से 2 फैक्टर कौन से x - 3n, क्या कट हो रहा है, यही टेंशन था, ये कट गया। अब x को 3 रखोगे तो 3 + 3 6, इसका ये फंक्शन का आंसर कभी भी 6 नहीं हो सकता। ये फंक्शन लास्ट में सिंपलीफाई होकर बन क्या रहा है, इनिशियली क्या था, ये y = x² - 9/x - 3 नाम का फंक्शन था। डोमेन जिसमें पहले बता दूंगा, डोमेन सिंपलेस्ट फॉर्म का नहीं होता, डोमेन जो दिया उसी का होता है, इसके ऊपर से 3 नहीं हो सकते, इसके लिमिटेड रहेंगे तो 3 दिया हुआ है, बस 3 नहीं रख सकते आप लोग। बट लास्ट में जब सिंपलीफाई किया तो आपको क्या मिला, x + 3। आप फाइनल आंसर किसका ढूंढते हो, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो मैं अगर इसका आंसर फाइंड करूं तो y = x + 3 क्या हो गया, मेरा लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, और y को 0 रखोगे तो इसका किसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर कहां से पास हो रहा है, यहाँ पर कहां से पास हो रहा है, पर ये आगे जाता जाएगा, बट एक टाइम आएगा है ना, स्ट्रेट लाइन में तो कहां तक जाना चाहिए, एंड होता है इसका, ये डिफरेंट चला जाएगा, कोई लाइन का एंड होता है क्या, कहां तक जाएगा, बट बीच में एक बार ब्रेक होगा, बीच में एक बार ब्रेक होगा। कहाँ ब्रेक होगा, वो ब्रेक होगा 6 पे, और 6 पे कब ब्रेक होगा, जब x की वैल्यू 3 होगी। ये होलो सर्कल का मतलब ये हुआ कि भाई ये फंक्शन को अगर आपने ड्रॉ करना चालू किया तो आपका फ्री हैंड से आप लाइन तो बना लो, बट एक सडनली एक पॉइंट आएगा कि जहां पर आपको अपना हाथ उठाना पड़ेगा, हाथ उठाना पड़ेगा मतलब फंक्शन वहां पर ब्रेक हो जाएगा, फिर वापस चालू भी हो जाएगा, बट एक पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूज हो जाएगा। इसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं, डिसकंटिन्यूज। जैसे लिमिट के साथ आता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के साथ आता है डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी क्या है, तो भाई यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्यों कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि 3 रखते ही ये अनडिफाइंड हो जाए, और 3 का आपका एग्जैक्टली आंसर कितना आ रहा है 6, तो ये पॉइंट का एक्सिस्टेंस है 3,6 नाम का पॉइंट इसको सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए वो फंक्शन कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूस। करेक्ट, इसकी वैल्यू इसको बोलते हैं 3+, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्यों, एक्स वैल्यू क्या नहीं हो सकती थी, एक्स वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, जैसे हम लोग ये टर्मिनोलॉजी कभी आया आप लोगों को, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f of x इक्वल टू b। तो कितना समझे उसके हिसाब से मुझे बताओ, इसका मतलब क्या निकालो, मैं पूरा जो मैंने लिखा है उसका मतलब क्या निकालो, पूरा स्टेटमेंट का मीनिंग, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वैल्यू a को अप्रोच करता है बट ए नहीं हो सकता है, x की वैल्यू ए नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकते तो ए पे होलो सर्कल होगा, तो फिर क्या हो सकता है, ए नहीं हो सकता बराबर, तो क्या हो सकता है, ए के नेबरहुड वैल्यू हो सकता है, तो नेबरहुड वैल्यू में ऐसे बड़ी भी वैल्यू आएगी और ऐसे छोटी वैल्यू भी, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलोगे a प्लस, और इस वाले पार्ट को क्या बोलोगे, ये जो a प्लस है ना इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, शॉर्ट में RHL, राइट, क्योंकि आप राइट हैंड साइड की वैल्यू ले तो उसको क्या बोलेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, और इस तरफ की वैल्यू को LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। तो RHL और LHL कभी देखो तो वही है कि भाई जिसको लिमिट अप्रोच कर रहा है बट वहां पहुंच नहीं पा रहा, उससे बड़ी वैल्यू RHL होगा, उससे छोटी वैल्यू LHL होगा, ठीक है। और ये B का मतलब क्या निकालोगे, b की वैल्यू क्या, b इक्वल टू b दिया तो क्या मतलब निकालो, फंक्शन की वैल्यू b के पास जाने की ट्राई तो करता है, b से बड़ा भी हो सकता है, b से छोटा भी हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही ये पॉइंट जो है वहां पर फंक्शन क्या बनता है, तो डिसकंटिन्यूअस बनता है, ठीक है।
तो एक ऐसे क्वेश्चन के जिसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन दे देंगे जिसमें रूट वगैरह होंगे तो रैशनलाइज करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा और लास्ट में वहां पहुंचूंगा कि जब मैं लिमिट रखूं तो मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। और आप सब्जेक्टिव मेथड मतलब जब आप लोग स्कूल के एग्जाम दोगे, मतलब जब भी सब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ दोगे स्कूल में दोगे, तो उस टाइम पर अगर लिमिट का क्वेश्चन है तो लिमिट मैक्सिमम बच्चे लिखते ही नहीं लिमिट, वो यहाँ करते फिर कहाँ पर आंसर तक भी पहुंच जाता है, लिमिट कहीं नहीं आता तो 0 ही मार्क्स मिल जाएंगे। आप तब तक लिमिट लिखोगे हर स्टेप में जब तक आप लिमिट पुट नहीं कर लेते। मैं लिमिट पुट करने के बाद लिमिट नहीं लिखूंगा, तब तक मैं हर स्टेप में लिमिट लिखूंगा। और काफी बच्चे ऐसे लिखते लिमिट एक्सटेंडिंग टू इक्वल टू नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इतनी के लिए है, तो बीच में इक्वल टू कुछ नहीं, राइट। अच्छा, आप लोगों को जब मैं कोई जैसे कॉनिक सेक्शन में मैंने आप लोगों का भी टेस्ट लिया था तो मैंने आप लोगों को उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था इमेज वाला, काफी सारे बच्चों ने उसके अंदर वो शॉर्टकट अप्लाई किया। वो शॉर्टकट सब्जेक्ट में तुम्हें मत लगा ना, स्कूल वालों को कुछ नहीं समझ आएगा, वो 0 दे देंगे तुरंत, मैंने भी 0 दे दी है। आप सब्जेक्ट में पूरा अप्रोच बताओगे भाई आता कैसे है वो, आप वहां पर शॉर्टकट नहीं लगाओगे। शॉर्टकट में आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए बताता हूँ, आपका टाइम बचाना होगा, पिक्चर कर सकते हो, ठीक है। सेम यहाँ पर अगर ये नहीं लिखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलना है, तो लिखना पड़ेगा आपको। बोर्ड में भी वापस लिमिट आएगा तो बोर्ड में भी 0 मिल जाएगा अगर लिमिट नहीं लिखा होगा तो, फाइन। एक हो गया आप लोगों का फैक्टराइजेशन है ना, जिसमें फैक्टर्स निकलते होंगे। एक हो गया रैशनलाइजेशन जिसमें रूट वगैरह क्वेश्चन होंगे। अच्छा, रैशनलाइजेशन ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें आपको ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में रैशनलाइज करना पड़ता है। जैसे कि अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया हो, मुझे बोला जाए कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 4, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 4 3 minus root of 5 plus x divided by 1 minus root of 5 minus x। इसका इसको इवेल्यूएट करके दो, मतलब इनडायरेक्टली पता करके दो कि फंक्शन की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। अभी आप x को 4 रखो, कौन सा फॉर्म हो रहा है? 5 plus 4 9, 9 का स्क्वायर रूट, 3 minus 3 0, 5 minus 4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 minus 1, कौन सा फॉर्म हुआ? 0 by 0, कौन सा फॉर्म हुआ? 0 by 0। अगर 0 by 0 का फॉर्म हुआ तो अभी तक लिमिट नहीं पुट कर पाओगे, राइट। तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। तो रैशनलाइज किसका करूँ? न्यूमरेटर का भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का भी करना पड़ेगा। तो जब इसको रैशनलाइज करूंगा, काफी सारे पॉइंट होते हैं रैशनलाइज के न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर पे होता है, ऐसा नहीं होता। रूट जब भी हटाना फिर वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर, प्रोसीजर को रैशनलाइजेशन बोलते हैं, नॉट नेसेसरी को डिनोमिनेटर में ही एप्लीकेबल है, वो कहीं पर भी एप्लीकेबल है। तो इसका कंजुगेट पार्ट कौन? 3 minus root of 5 plus x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 plus root of 5 plus x है, और नीचे जो 1 minus root of 5 minus x उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? रूट 1 प्लस। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने मल्टीप्लाई के ऊपर भी करना पड़ता होगा, 1 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स ऊपर भी होगा और इसका डिनोमिनेटर में भी होगा ना। ऊपर कौन सी आइडेंटिटी? a minus b and a plus b। व्हाट इज a minus b and a plus b? या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर 9 माइनस रूट निकल गया होगा तो 9 minus 5 4 minus x, और इनटू में कौन है? 1 plus root of 5 minus x, तो कंजुगेट पार्ट का। नीचे अगेन a minus b a plus b, तो स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट हटेगा तो 1 minus 5 minus 4 और माइनस प्लस 4 और सॉरी प्लस x, तो क्या हो जाएगा? x minus 4, और इनटू में क्या बचा? 3 plus root of 5 plus x। इस पर इसमें से क्या होगा? मेरी टेंशन ही ये नहीं, इसको हटना चाहिए था, तो माइनस कॉमन लूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लिया, ये और ये कट गया। अब तो मैं लिमिट लगा सकता हूँ। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो 5 minus 4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 plus 1 2, नीचे 5 plus 4 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 plus 3 6, तो -2/6 का आंसर
तो -1/3 क्या मिला, तो इस फंक्शन का आंसर नहीं हो सकता है। वहाँ अप्रोच करेगा बट वहाँ पहुंचेगा नहीं। सही है। तो अगर मैं फंक्शन का अगर ग्राफ बनाऊं तो ये कंटीन्यूअस ग्राफ होगा कि डिसकंटीन्यूअस ग्राफ होगा? कहाँ पर डिसकंटीन्यूअस, कहाँ पर डिसकंटीन्यूअस होगा? 4, -1/3 पॉइंट पर कहाँ पर डिसकंटीन्यूअस होगा? एक को 4 रखा तभी -1/3 रहेगा ना, तो कहाँ पर डिसकंटीन्यूअस होगा? 4, -1/3। क्लियर? फिर एक आएगा इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चन। देखो तो हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चन, जैसे कि लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 2x² + 3x + 5 अपॉन 5x² - 7x + 9। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट कौन सा फॉर्म है ये? अब इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन की प्रॉब्लम यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि भाई किसी को इनफाइनाइट पता ही नहीं है, तो पुट करोगे कैसे? एक फॉर्म कौन सा है? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। किसी में भी एक को इनफाइनाइट रखोगे तो क्या मिलने वाला होगा? इनफाइनाइट। कोई कौन सा फॉर्म है? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म ही है, 0/0 एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तब इनफाइनाइट तो रख नहीं सकते। तो फिर अभी 2 दिन पहले कंसेप्ट बता रहा था जब एसिम्प्टोट्स होता था, क्या बताया था मैंने? इनफाइनाइट जब भी आए, जब तक दुनिया का कोई भी हो, क्या करने का, मतलब ये इनफाइनाइट कहाँ पर आ जाना चाहिए कुछ भी करके? डिनोमिनेटर। क्योंकि आप इनफाइनाइट को पुट तो कर नहीं सकते, बट समथिंग पर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। समथिंग पर इनफाइनाइट किसको अप्रोच करने लेगा? 0 को। तो उसी से हमने एसिम्प्टोट्स के कंसेप्ट बनाए थे। तो उसी कंसेप्ट पे काम करेंगे। आपको क्या करने का, जैसे आपको पता चला कि आपका लिमिट टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो आपको एक अप्रोच जो होता है उसको अच्छे से ध्यान में दीजिएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिलकर आपको देखने का कि मैक्सिमम डिग्री कितना है, मतलब मैक्सिमम पावर कितना है। कितना पावर है यहाँ पर? 2 + x²। तो आपको जो भी हाईएस्ट पावर दोनों मिला के, जरूरी कि ऊपर और नीचे हमेशा सेम होगा, हो सकता है ऊपर x² और नीचे x³ तो मेरा हाईएस्ट और x³ माना जाएगा। जो भी हाईएस्ट पावर वाला टर्म हो उससे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। क्यों डिवाइड करने? क्योंकि मुझे इनफाइनाइट कहाँ चाहिए? कुछ भी करके डिवीजन में चाहिए। क्यों डिवीजन में चाहिए? क्योंकि आप इनफाइनाइट प्रूफ नहीं कर सकते। आप क्या दुनिया में कोई भी नहीं प्रूफ कर सकता, क्योंकि पता ही नहीं किसी को इनफाइनाइट प्रूफ कैसे करेगा। तो फिर हम इस कंसेप्ट पे जाते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि समथिंग बाय 0 जब होता है तो वो इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, क्योंकि समथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो समथिंग बाय 0 इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इट मींस समथिंग बाय इनफाइनाइट इज अप्रोचिंग टू 0 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो k/0 अगर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो k/इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा? तो इसीलिए मैं कुछ भी करके इनफाइनाइट को डिवाइड में लाऊंगा, और इनफाइनाइट को डिवाइड लाने के लिए क्या करूंगा? हाईएस्ट पावर जो होगा उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर लूंगा। तो हाईएस्ट पावर इसमें x², तो हम क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा ये? 2 + 3/x + 5/x² डिवाइडेड बाय 5 - 7/x + 9/x²। x is approaching to infinite, therefore 1/x is approaching to। ये सब लिखेंगे, जो मैं लिखता हूँ यहाँ पर बोर्ड में, वो सब आपको लिखना होता है सब्जेक्ट में। x किसको अप्रोच कर रहा है? इनफाइनाइट को। तो अगर x इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो 1/∞ किसको अप्रोच करेगा? 0 को। करेक्ट। अब जैसे ये लिखा था, मुझे पता है कि x को इनफाइनाइट रखते ही 3/∞ किसको अप्रोच करने वाला है? 0 को। 5/∞ किसको अप्रोच करने वाला है? 0 को। 7/∞ किसको अप्रोच करेगा? 0 को। 9/∞ किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो वो सब 0 हो गया, तो क्या बचा? इस फंक्शन का आंसर कभी भी नहीं होने वाला है। करेक्ट, राइट। एक बार हमने ये लिख दिया, फिर तब डायरेक्टली जहां पर भी इनफाइनाइट डिवीजन में इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का स्क्वायर भी तो इनफाइनाइट ही होगा, वो भी क्या हो जाएगा आप लोगों का? 0। तो हम क्या करने वाले हैं? इनफाइनाइट लिमिट वाले क्वेश्चन में
कि कुछ भी करके इनफाइनाइट को डिवाइड में लेके आना। कुछ भी करने का एक प्रोसीजर तो ये कि भाई ऊपर नीचे अगर अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो क्या करोगे आप लोग, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर लोगे, जो भी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखे हाईएस्ट पावर उससे डिवाइड कर लोगे, तो डिवाइड कर लोगे तो इनफाइनाइट डिवाइड में चला जाता होगा, फिर वो वाला टर्म 0 हो जाएगा। और अब ऐसे दिया हुआ है लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 raised to n plus 3 raised to n raised to power 1 by n. Limit of n tends to infinite 2 raised to n plus 3 raised to n raised to power 1 by n. अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये जैसे मैंने ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म है इंडिटरमिनेट फॉर्म, कैसे बहुत सारे फॉर्म होते हैं, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट विद इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 into infinite भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इनफाइनाइट रेज़ टू 0 भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 1 रेज़ टू इनफाइनाइट भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। काफी सारे लोग बोलेंगे सर 0 into infinite तो 0 ही होता है, भाई 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आना चाहिए 0, पर 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आना चाहिए, एकदम सही। किसके साथ, तो जिसके साथ वो भी तो पता होना चाहिए ना, 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो इनफाइनाइट होता है, एकदम सही बात है, पर किसके साथ वो तो पता होना चाहिए, वो किसके साथ वो नहीं पता, इसीलिए वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। समथिंग रेज़ टू 0 1 होता है हमेशा, समथिंग रेज़ टू 0 1 होता है, एकदम सही बात है। समथिंग क्या है वो नहीं पता आपको, 1 रेज़ टू समथिंग हमेशा 1 होता है, बट 1 रेज़ टू समथिंग क्या है वो नहीं पता है। तो जैसे आपको कुछ भी इनफाइनाइट दिखा मतलब कौन सा फॉर्म हो जाना है, इंडिटरमिनेट में, सारे के सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म, राइट। पर अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है सिंप्लीफाई करके, है ना, डायरेक्टली आप लिमिट नहीं लगा पाते। इसलिए इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में से तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, कौन से फॉर्म में ले जाना पड़ता है, 0/0 या इनफाइनाइट, है ना, राइट। तो अब ये वाला देखो, ये कौन सा फॉर्म है, आपने इनको इनफाइनाइट रखा 2 raised to infinite, 2 का इनफाइनाइट पावर का आंसर 2 का कोई भी इनफाइनाइट पावर कितना होगा, इनफाइनाइट ही तो होगा भाई। 2 का पावर बढ़ाते जाओगे तो आपका आंसर भी तो बढ़ते जाएगा। 3 का इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, राइट, इनफाइनाइट का पावर 1 by infinite, 1 by infinite 0, कोई समथिंग में इनफाइनाइट क्या होता है, तो कौन सा फॉर्म हुआ, इनफाइनाइट रेज़ टू 0 हो गया, तो ये वाला फॉर्म है, राइट। और काफी सारे बच्चे यहाँ पर काफी सारे बच्चे बोलते हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को कट कर दो ना 0 हो जाएगा, बट वापस वही पता नहीं कि इनफाइनाइट क्या है, किसको आप लोग माइनस कर दो, सब्ट्रैक्शन के लिए पता भी तो होना चाहिए नंबर, राइट। बड़ा बोले तो सर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है, उसमें क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म, राइट। बट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि वो 0 को अप्रोच करता है बट पहुंचता नहीं होना, क्योंकि हमें पता नहीं कि इनफाइनाइट क्या है, राइट। तो फिर अभी इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करें, इनफाइनाइट यहाँ पर एक कंसेप्ट था कि भाई हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके काम कर लिए, अब यहाँ क्या करूँ, तो यहाँ पर मुझे नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी ध्यान में आनी चाहिए, जो हम बहुत बार बात कर रहे हैं कि पूरे नंबर सिस्टम में एक ऐसी रेंज है नंबर की, एक ऐसा रेंज है कि जिसमें पावर इंक्रीज करते हो तो वैल्यू डिक्रीज होता है, और रेंज कौन सी होती है, 0 से 1, 0 से 1 एक ऐसी रेंज है जिसमें पावर को इंक्रीज करते जाते हो तो वैल्यू डिक्रीज होते जाते हैं, बाकी सबके लिए पावर इंक्रीज करते हो तो वैल्यू भी इंक्रीज होते हैं। मैं वो वाला कंसेप्ट यूज कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने का जो मैंने ऊपर बताया वो तो अप्लाई कर नहीं पाओगे, क्योंकि ना न्यूमरेटर है ना डिनोमिनेटर जैसा कुछ है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 raised to n को मैं बाहर ले लेता हूँ, ब्रैकेट के बाहर। अच्छा 3 raised to n जब बाहर आएगा तो क्या पावर लेके आएगा, 3 raised to n जब बाहर आएगा तो क्या पावर लेके आएगा, 1 by n, 10n तो कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 3, और अंदर क्या रहेगा 2 by 3 raised to power n plus 1 whole raised to power 1 by n, करेक्ट, सही है। अब अगर मैंने वो n को इनफाइनाइट रखा, 2 by 3 कैसी वैल्यू है,
लेस देन 1 पॉइंट में फ्रैक्शनल वैल्यू है और फ्रैक्शनल वैल्यू तो पावर इंक्रीज कर रहे होंगे तो, और वो वैल्यू को वो पावर तक कहाँ तक ले जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो जैसे मैं इसको इनफाइनाइट रखूंगा तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अगर ये 0 को अप्रोच करेगा तो सिर्फ बचा क्या फिर बनता है 1, और 1 का पावर 1 बाई इनफाइनाइट, 1 का पावर 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट कितना 0, 1 बाई इनफाइनाइट कितना, तो 1/0 को तो मैं 1 बोल ही सकता हूँ, राइट। अब इनफाइनाइट रेस टू 0 को 1 नहीं बोल सकते क्योंकि इनफाइनाइट आपको पता नहीं है, बट 1 तो पता है ना आपको, 1 नाम की कोई एक नंबर हो तो हमें पता है। देखिए n को जैसे मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो 3 बचेगा, ये 0 को अप्रोच करने लगेगा क्योंकि ये नंबर 0 और 1 के बीच में है, और वो एक ऐसी रेंज है कि जिसमें पावर इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होता है, इसलिए वो 0 को अप्रोच करेगा। तो फिर बचा 1 रेज़ टू पावर 1 बाई इनफाइनाइट 0, तो 1 रेज़ टू पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, तो 3 into 1 का आंसर है 3, जो इस फंक्शन का आंसर कभी भी नहीं होने वाला है। इनफाइनाइट में ये भी कंसेप्ट हो सकता है कि अगर नंबर की बात आ रही है कहीं पर तो आप क्या करोगे, कैसे 0 से 1 की रेंज लेके आ जाओ, क्योंकि वही एक ऐसा रेंज है जिसका पावर इंक्रीज करने पर वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। तो फिर ऐसे दिए कि लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x माइनस x, ये दिए रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x माइनस x, कौन सा फॉर्म है ये, इसको इनफाइनाइट रखा अपने, इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट का स्क्वायर रूट, इनफाइनाइट माइनस, तो कौन सा फॉर्म होगा, ओके ये देखिए डिटरमिनेंट फॉर्म ही, जैसे चेक करो और आपको करने की जरूरत नहीं होता है वो सारे क्वेश्चन, क्योंकि अगर इनडिटरमिनेंट नहीं होगा, अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होगा तो फिर लिमिट की जरूरत ही कहाँ है, जितना डिटरमिनेट कर पा रहा हो फिर लिमिटेशन ढूंढना क्यों है फिर आपको, इसलिए होगा ही इनडिटरमिनेंट। बट मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा, तो हम बताए कि अगर और कोई फॉर्म आता तो पहले किसमें कन्वर्ट करो, 0/0 या, तो इसमें क्या करूंगा, डिनोमिनेटर लाना पड़ेगा। और वैसे भी इनफाइनाइट के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक अगर है तो अलजेब्रिक के हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं जिससे इनफाइनाइट डिवाइड में आ जाए, बट हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने के लिए पहले डिनोमिनेटर होना भी तो चाहिए, तो डिनोमिनेटर ही नहीं है तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। तो रूट है तो रूट में क्या करोगे, रैशनलाइज, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस x से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ऊपर आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस bn, क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 7x माइनस x स्क्वायर से x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल। अब देखो कौन सा फॉर्म हो गया, जो पहले इनफाइनाइट माइनस प्लस कौन सा फॉर्म है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म आ गया। और फिर क्या हमारे पास मेथड है, हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड, क्या दिख रहा है आपको हाईएस्ट पावर x स्क्वायर, बट x स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो x, तो हाईएस्ट पावर x ही है, तो दिख रहा है x स्क्वायर, बट होगा क्या x, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड, x से डिवाइड, ऊपर नीचे किससे डिवाइड, x से डिवाइड, तो 7x क्या बनेगा 7, राइट। और वो x को नीचे जब डिवाइड करोगे और वो x जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो x जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो वो जब x स्क्वायर होके जाएगा तो क्या बनेगा अंदर 1 प्लस 7/x प्लस 1, समझ आया ना। x जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या होकर गया होगा x स्क्वायर से x स्क्वायर बाई x स्क्वायर 1 और 7x बाई x स्क्वायर तो 7/x। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने का, n किसको अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, तो 1/x किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो फिर मेरा आंसर अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट पर 3, तो क्या बचा होगा √1 is 1 plus 1 7/2, ये फंक्शन का आंसर कभी भी नहीं। इतना समझ आया पहले, अभी लिख दो।
कैरेक्टरिस्टिक होता है वो 50 है नेगेटिव। डिरेक्शन फाइंड करने को स्ट्रोक के तो ये 90 डिग्री कहाँ बना रहा है? आपको क्वेश्चन में बस ये दिया है कि भाई मेरे को यहाँ पर एक लाइन है जिसको यहाँ से एक लाइन पास हो रहा है 1,2 से, ये लाइन को इक्वेशन का एक मतलब को 4 दिया हुआ है पर पॉइंट जो इस लाइन का डायरेक्शन फाइंड करना है। मैं तो सिर्फ इतना करूँगा कि पॉइंट निकालूंगा, पॉइंट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट होता है के ऊपर के 1,2 के बीच का डिस्टेंस कितना है 3, ये पर्सनल डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं हो रही है। तब ये 3 है तो a - 1 का स्क्वायर प्लस a - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा और इसको कैंसिल करेगा इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको 2 पॉसिबिलिटी जैसे पॉसिबिलिटी निकालूंगा और स्लोप निकालूंगा तो मुझे डायरेक्शन पता चलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। फिर यहाँ पर आंसर है तो बीच से 2 करना रूट ऑफ एस को मैं डायरेक्टली पुट करना रूट ऑफ एस को माइनस बी स्क्वायर बाई ए 0 हो गया तो रूट ऑफ एस को माइनस बी स्क्वायर बाई ए इनटू cos थीटा माइनस का एक होगा और एक माइनस रूट ऑफ एस को माइनस बी स्क्वायर बाई माइनस का हम लेंगे तो एक में आएगा a माइनस बी और एक में आएगा a प्लस मतलब वाई डेंस तो मैंने आउटसाइड से माइनस कॉमन लिया माइनस प्लस हो गया ये एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एस स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एस स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बेस में से भी माइनस के बाद प्लस कर लो इससे क्या होगा एस स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर कहाँ से होगा डिवाइड में क्या होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर ये मतलब क्या होता है इसका कोएफिशिएंट तो कोस स्क्वायर थीटा ये आपका है ये आपका पूरी एक्सप्रेशन से बने पता ही नहीं चला क्या स्पीड इम्प्रूव करेंगे तो कुछ सालों निकल जाएंगे तो और कुछ पता तो पता नहीं है
ये सबका अब देखो अगर सपोज हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है कि लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2 x raised to power 5/7 minus 2 raised to power 5/7 upon x raised to power सपोज नॉर्मल x माइनस मुझे बोलते हैं कि इसको इवेल्यूएट करो मतलब इस फंक्शन का आंसर क्या नहीं हो सकता पता करके दो समझिंग रहे कि भाई कौन सा फॉर्म है 0/0 x को 2 रख के ऊपर भी जुड़ा है नीचे भी जुड़ा है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अभी तो आप लिमिट नहीं लग सकते इसको सिंप्लीफाई करोगे कैसे जिससे पावर है उसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे उस पर जब तक मैं लिमिट पुट नहीं कर सकता जब तक मेरा डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हूँ तो मैं आगे वैल्यू नहीं कर पाऊंगा इसको सिंप्लीफिकेशन से तो फिर अब ऐसे क्वेश्चन की जो नॉर्मल तरीके से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है ना फैक्टराइज कर पा रहा हूँ ना रैशनलाइज कर पा रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर मेरे पास अब फिक्सेड मार्क है प्रॉपर्टी तो सबसे पहले अलजेब्रिक प्रॉपर्टी जो क्या है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय x माइनस a हो अगर मेरा प्रश्न अगर इस फॉर्मेट में हो कौन सा फॉर्म है x को a रखते a रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n 0 नीचे a माइनस a कौन सा फॉर्म हुआ तो फिर इसका डायरेक्टली आंसर अगर इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन हो इसी फॉर्मेट में ऐसा ही दिखना चाहिए तो फिर इसका डायरेक्टली आंसर आप लिख पाओगे na रेज़ टू पावर n माइनस 1 क्या लिख पाओगे डायरेक्ट आंसर na रेज़ टू पावर n माइनस 1 पर वो आंसर आया कैसे आप उसको समझते हैं एक्सटेंडिंग टू a का मतलब समझाओ मुझे एक्सटेंड टू a का मतलब क्या होता है x की वैल्यू a नहीं हो सकती एक्सटेंड का मतलब क्या है वैल्यू a वो अप्रोच तो करता है बट उसके इक्वल नहीं होगा तो a नहीं हो सकती फिर क्या हो सकता है a से थोड़ा बड़ा a थोड़ा छोटा a से थोड़ा बड़ा मतलब राइट हैंड लिमिट a से थोड़ा छोटा तो x की वैल्यू a नहीं हो सकता a से बड़ा या छोटा कुछ हो सकता है तो लेट x इज इक्वल टू a प्लस h मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो ऐसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा नेगेटिव होगा तो ऐसे थोड़ा छोटा हो जाएगा अब x को मैंने क्या ले लिया a प्लस h तो a प्लस h का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइड बाय x की जगह पर a प्लस h माइनस h
अब आंसर x को अगर a प्लस s रखना तो मेरा लिमिट भी कब x के टर्म में नहीं चलेगा, लिमिट भी किसके टर्म में चाहिए होगा, s के टर्म में चाहिए होगा। x किसको अप्रोच कर रहा है, x किसको अप्रोच कर रहा है, if x is approaching to a, अगर x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो फिर s किसको अप्रोच करेगा, x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो अगर x को अगर a रखता हूं यहाँ पर तो a और a कैंसिल होगा, s इक्वल टू 0 आएगा। s की वैल्यू पर 0 कब आ रही है, जब x की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ a, x की जगह पर अगर a रख रहा हूँ तो s की वैल्यू इक्वल टू क्या रही है, तो x की अगर a नहीं हो सकती, x तो a को अप्रोच करते इक्वल टू थोड़ी हो सकता है, तो फिर s की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 0, तो किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसको लिखेंगे कैसे, s टेंडिंग टू 0, x को a रखा तो a और a कट हो गया तो s इक्वल टू 0, मतलब x नहीं होगा तो 0 भी नहीं होगा। तो फिर अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, स्टेटमेंट का कैसा हो गया, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a की जगह पर अब क्या बन गया, s टेंड्स टू 0 a प्लस s का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस s माइनस तो नीचे से a और a। बट अच्छा मेरा ये करने का रीजन ये था कि इसको तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ, और इसको कर सकता हूँ, मुझे बाइनोमियल थ्योरम आता है, तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से सिंप्लीफाई करते हैं। इसका फर्स्ट टर्म n0 a का हाईएस्ट पावर s का लोवेस्ट पावर, उसके बाद का टर्म n1 a का पावर डिक्रीज करूंगा s का पावर इंक्रीज करूंगा, उसका नेक्स्ट टर्म n2 a का पावर और डिक्रीज करूंगा s का पावर इंक्रीज करूंगा, और ये खत्म कब होगा, n a का पावर 0 हो जाएगा, h का पावर n हो जाएगा, और माइनस a रेज़ टू n तो ऑलरेडी है ही मेरे पास, है ना, माइनस a रेज़ टू n डिवाइडेड बाय h। इस पूरे क्वेश्चन की प्रॉब्लम कौन है, क्यों मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। मेरी टेंशन हमेशा एक ही होता है, वो है डिनोमिनेटर जब 0 बनता है, वरना मेरी कोई टेंशन नहीं है। ये हर क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन की एक ही तो प्रॉब्लम थी, हर एक का डिनोमिनेटर क्या हो रहा था 0। तो आज भी हमारी प्रॉब्लम कौन है, ये h, तो मुझे सेल्स को हटाने पर फोकस करना चाहिए, h हटेगा तो मैं आगे कर पाऊंगा। बाइनोमियल यूज कर लिया, n0 की वैल्यू 1, s रेज़ टू 0 की वैल्यू 1, तो बचा क्या, तो ये प्लस a रेज़ टू n और ये माइनस a रेज़ टू n कैंसिल। अब जितने भी टर्म बचे हैं इन सब में s मिनिमम नहीं पावर 1, तो सब में से क्या कॉमन है h, तो सब में से जब मैं h कॉमन ले लूंगा तो वो h और नीचे वाला है कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा n1 is n, n रेज़ टू पावर n माइनस 1, h कॉमन लिया तो n2 इंटू a का पावर n माइनस 2 इंटू h, और वैसे ही चलता रहेगा, और NCN की वैल्यू 1, a रेज़ टू 0 की वैल्यू 1, h कॉमन ले लिया तो h रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, मेरा ये h और ये इसी का तो टेंशन था, वो तो कट गया। अब अगर वो कट गया तो बाकी सब मैं इसकी जगह पर 0 रख सकता हूँ, तो इसको 0 कहूँगा, जिसमें h हो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो फिर बचेगा कौन, जिसमें h नहीं है, तो ये बचा होगा, तो इसका आंसर n रेज़ टू पावर जो मैंने लिख के दी, मैंने आपको पूरा डिराइव कर दिया। हम लोग जब एग्जाम में आएगा आपके सामने तब इसको डायरेक्टली यूज करना, बस यूज करोगे तो लिख देना कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की। जैसे अगर मेरे सामने क्वेश्चन ये आ गया, आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है। अगर सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है और अलजेब्रिक फंक्शन दिखा तो यही एक लोची प्रॉपर्टी हमारे पास, और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसको सोचना भी नहीं है, इसी से होगा। अगर अलजेब्रिक क्वेश्चन है तो ट्रिगो की अलग प्रॉपर्टी होती है, लॉग की अलग प्रॉपर्टी होती है, एक्सपोनेंशियल की अलग प्रॉपर्टी होती है, अलजेब्रिक की यही प्रॉपर्टी इसी से करना पड़ेगा। और ये प्रॉपर्टी यूज करने का रूल क्या है, भाई दो कंडीशन, पहली कंडीशन x और a दोनों का पावर सेम होना चाहिए, दोनों का पावर सेम है। दूसरी कंडीशन 0/0 का फॉर्म बनना चाहिए, वो बनता है ना, 0 रखूंगा तो 0/0 का फॉर्म बनता है। मतलब इस तरह से यहाँ पर x माइनस है तो नीचे भी वो टर्म होना चाहिए, तो वो भी है x माइनस 2 है तो नीचे भी x माइनस 2 है, तो मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। n का काम कौन करेगा, n कौन है 5/2
7 भाई n कौन है, पावर कौन है 5/7, a कौन है 2, तो 2 रेज़ टू पावर 5/7 -1, तो 5/7 into 2 रेज़ टू पावर -2/7 एलसीएम लूंगा तो नॉर्मली हम पावर को नेगेटिव ही रखते तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाते ये आसान है। बस लास्ट में आपने डायरेक्टली आंसर कैसे लिख दिया, तो ये प्रॉपर्टी लिख देना है यहाँ पर। क्लियर, पर ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी आप तभी यूज कर पाओगे जब आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा हो। काफी बार वो फॉर्मेट नहीं दिया जाएगा, आपको फॉर्मेट लाना पड़ता होगा। जैसे कि अगर मुझे ऐसे दिया जाए कि लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 3 x रेज़ टू पावर 5/9 minus 3 raised to 5/9 upon x raised to power 7/13 minus 3 raised to power 7/13। पावर देखिए समझना गया, सिंप्लीफाई तो होने से रहा आपने। और अलजेब्रिक फंक्शन है तो इमीडिएटली ध्यान में आना चाहिए, ये ध्यान में आना चाहिए। तो ये ध्यान में आया तो फिर अगर उसको अप्लाई करने के लिए ऐसा फॉर्मेट भी होना चाहिए, तो अभी ऐसा फॉर्मेट नहीं है। जैसे फॉर्मेट के हिसाब से क्या मिसिंग है, 2 कंडीशन। पहली कंडीशन पावर सेम होना चाहिए, तो पावर तो चलो सेम है, तो फिर डिवीजन में क्या चाहिए प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, x माइनस a के हिसाब से वहां पर क्या चाहिए, x माइनस 3 क्या चाहिए होगा, तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 होगा तो ही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो अब क्या कर लेते हैं, x माइनस 3 से डिवाइड, और भाई चाहिए हो तो आपको कैसे भी लाओ, तो कैसे तो क्या लाओगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई, राइट। फिर वही प्रॉब्लम नीचे भी तो है, पावर है, पावर सेम है, पर वो प्रॉपर्टी लगा नहीं हुआ, तो नीचे क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस 3 से डिवाइड करूंगा, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब तो ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया। ये जब लिमिट लगता है तो लिमिट तो हर जगह लगता है ना, न्यूमरेटर में भी लगेगा और डिनोमिनेटर में भी लगेगा, राइट। तो अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर हम ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, तो n की जगह पर मतलब ऊपर अगर अप्लाई करता हूँ तो n कौन 5/9, a कौन 3 रेज़ टू पावर 5/9 -1 डिवाइड में नीचे n कौन 7/13 3 का पावर 7/13 -1, दोनों जगह पर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ चुका है। और फिर ये 13 ऊपर जाएगा तो 65/63 into 3 का पावर 5/9 -1 -4/9, और नीचे 7/13 -1 -6/13 ऊपर ले जाता हूँ तो +6/13। तो नेगेटिव पावर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन होगा। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो कितना होगा, 3 का पावर एलसीएम लूंगा तो 9 6 जा 54, 13 4 जा 52, 54 माइनस 52 2/, बराबर है ना, -54 54 तो 2/117। तो प्रॉपर्टी कब लगाएंगे भाई, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, क्वेश्चन अलजेब्रिक है बट सिंप्लीफाई पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो फिर आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बट लगाने से पहले आपके पास ऐसा ही फॉर्मेट होना चाहिए। अगर दिया हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं दिया हो तो बनाना, उसके लिए जो भी डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़े वो सब करना। क्लियर, ये प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ये प्रॉपर्टी लिख लो। और आप लोगों को और जो मॉड्यूल मिल के प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड्यूल मिला नहीं है फाइनल वाला, उसमें लिमिट से लास्ट में जाके उसमें डीपीपी वर्क नहीं करना आप लोगों को, डीपीपी 2 बस एक बार डीपीपी 2 करके लाओ 25 क्वेश्चन